नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लर्निंग कंसेप्ट के एक और वीडियो में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में एक नए चैप्टर्स को जानेंगे जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट नाम क्यों पड़ा, इंटरनेट को बनाया किसने, किस पर्पस के लिए बनाया, कौन से देश ने बनाया, क्यों बनाया, बेनिफिट्स क्या हैं इंटरनेट के। तो ये बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और इन सब का आंसर, इन सब का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। इंटरनेट क्या है, क्यों बनाया गया, सबसे पहले इसका यूज कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम आपको इतने अच्छे तरीके से बताएं ताकि कोई और वीडियो आपको देखने का ज़रूरत ना पड़े। प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखना है ताकि इसके हर पॉइंट को आप समझ सकें अच्छे ढंग से, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन में जितने भी एग्ज़ाम आज हो रहे हैं उन सब में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं और इंटरनेट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं। आप इस वीडियो को अगर देखते हो तो 2-3 मार्क्स आप कंप्यूटर में ईजिली गेन कर सकते हो। सो बिना देर किए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंटरनेट क्या है। आप इस जगह पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ आप देख सकते हो दो वर्ड है, एक इंटर है और दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है नेट। नेट तो इंटर प्लस नेट, ये दोनों वर्ड कंबाइन होकर के बने हैं इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है वैसा नेटवर्क जो इंटरनेशनल बेसिस पे, कौन से बेसिस पे हो, इंटरनेशनल बेस्ड हो, इंटरनेशनल बेस्ड, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंटर प्लस नेट। Inter in the stance, inter means the international and the net means the network, means the network which is globally spread, it means all over the world, and this type of network is known as the internet. This is the biggest medium of communication at present era and we all are known about it. The benefits of the internet are very big, means there are lots of benefits of internet. At present time every online work can be performed by the help of internet. सबको पता है इंटरनेट का यूज़ आज कितना ज़्यादा है। इंटरनेट के ही हेल्प से आज लगभग सारे कामों को परफॉर्म किया जाता है और एट प्रेजेंट टाइम जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम है, इस मीडियम का ही नाम है इंटरनेट। यानी इंटरनेट जो है आज कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम है दोस्तों। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम इन द सेंस कैसे समझेंगे? इट मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम अपने इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे, अपने रिसोर्स को जब हम शेयर करेंगे तो वह हमारा कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन का मतलब होगा संचार। इट मीन्स हम अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी दूसरे मशीन के साथ, डिवाइस के साथ जब शेयर करेंगे तो ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम है आज के समय में। इंटरनेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरनेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इंटर देन सेकेंड नेटवर्क। नेट इट मीन्स द इंटरनेशनल नेटवर्क, मीन्स द नेटवर्क विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड द इंटरनेट। इंटरनेट में हम जानेंगे कि इंटरनेट में और कौन कौन सी चीज़ों का यूज होता है, इंटरनेट में किन किन टर्म्स का यूज़ करते हैं हम, और जनरली इसको हम समझेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ जैसे गॉफर, गॉफर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सभी को जानेंगे। और इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं जैसे वेब पेजेस, वेब पेज, उसके बाद यूज़ होते हैं वेबसाइट्स, वेबसाइट, फिर यूज़ होते हैं सर्वर, फिर यूज़ होते हैं क्लाइंट। सर्वर क्लाइंट को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। उसके बाद यूज़ होते हैं लिंक्स, फिर उसके बाद यूज़ होते हैं वेब ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र्स। तो इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन का यूज़ कहाँ पे होता है, ये सारे जो टर्म्स हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं और इन सब को जानेंगे डिटेल में। सबसे पहला है वेब पेजेस। व्हाट डू मीन बाय वेब पेज? क्या होता है वेब पेज? तो कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करेंगे तो उस वेबसाइट
में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होंगे और जिसमें आप क्या देख सकते हो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वो उसी पेज पे होता है। तो वही सारे पेजेस जो किसी वेबसाइट के साथ होते हैं, वेबसाइट में जुड़े हुए होते हैं, तो वो सारे पेजेस जो कंटेंट डिस्प्ले करते हैं, जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, तो वो सारे पेजेस वेब पेजेस कहलाते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ वेबसाइट। वी कैन से दैट वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कह सकते हैं। नॉर्मली सर्वर इज अ वर्क स्टेशन एंड दैट कैन मैनेज मोर देन वन सिस्टम नोन एज द क्लाइंट्स। सर्वर क्या होता है, तो एक वैसा मास्टर वर्क स्टेशन होता है, एक वैसा मेन कंप्यूटर होता है जो अपने से कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उनको रेस्पॉन्स देता है उनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो उस मेन कंप्यूटर को सर्वर के नाम से जाना जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंट। तो वैसे सारे नोड्स, वैसे सारे कंप्यूटर सिस्टम जो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे क्लाइंट्स कहलाते हैं। उसी को हम दूसरे फॉर्म में नोड्स भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र क्या है, तो वेब ब्राउज़र को हम समझेंगे, कैसे समझेंगे वेब ब्राउज़र। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेब, देन उसके बाद लिखा हुआ है ब्राउज़र। तो ब्राउज़र का मतलब पहले समझो होता क्या है, वेब का मतलब भी समझेंगे फिर ब्राउज़र का। वेब का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास कलेक्शन है और वो कलेक्शन हर फील्ड का होगा, इट मीन्स द एवरी फील्ड का जो हमारे पास कलेक्शन होगा वो कहलाएगा वेब। यानी वो वेब के फॉर्म में है, वो कंप्यूटर पर स्टोर है, तो वो कहलाएगा वेब हमारा। इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोर्ड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जो सारे स्टोर हैं वो सारे इंफॉर्मेशन वेब। इट मीन्स उसके बाद दूसरा है हमारा ब्राउज़र। ब्राउज़र का मतलब होता है टू डिस्प्ले, ओपन, एक्सप्लोर। तो वैसा सॉफ्टवेयर जो वेब के इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करे, वेब के इंफॉर्मेशन को ओपन करेगा, वेब के इंफॉर्मेशन को शो करेगा, डिस्प्ले करेगा, तो वो एप्लीकेशन कहलाएगा वेब ब्राउज़र। क्या कहलाएगा, वो वेब ब्राउज़र। इट मीन्स वेब ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन by which we can open any website, any web pages and get our result as per our search, as per our requirement. In a one single statement we can say that it is an application. It is totally dependent on the user instruction, user choice. Whenever you want to search anything on any website, then first of all you have to use an application software known as the web browser. उसको वेब ब्राउज़र कहेंगे जिसका यूज आप किसी भी वेब के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए करते हो, कुछ ढूंढने के लिए करते हो अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे, तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके हेल्प से ये सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। उस सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है लिखा हुआ है इंट्रानेट। व्हाट डू मीन बाय इंट्रानेट। हमने तो समझा इंटरनेट, अभी हमने कुछ देर पहले क्या समझा, इंटरनेट। इंटरनेट को हमने क्या समझा कि वैसा नेटवर्क जो पूरे इंटरनेशनल बेसिस पे हो। यहाँ पे क्वेश्चन है इंट्रानेट। व्हाट डू मीन बाय इंट्रानेट। इंट्रानेट भी एक तरह का नेटवर्क ही होता है, ये भी क्या होता है, एक नेटवर्क ही है। तो ये कैसा नेटवर्क है, ये पर्सनल नेटवर्क का टाइप है। ये हमारा पर्सनल है। इट मीन्स किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना पर्सनल नेटवर्क होता है वो कहलाता है इंट्रानेट। इट मीन्स उस नेटवर्क का यूज सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉय ही कर सकते हैं। उस कंपनी में काम करने वाले जो भी उस मेंबर्स होंगे वही उन सारे नेटवर्क का और उससे रिलेटेड उसके वर्क का यूज कर पाएंगे। तो that type of network which is specially designed for a special organization, for a special company to perform their own work, it is known as the intranet. Once again I want to repeat, intranet is a special type of network which is designed to perform some special task for a special company, for a special organization and their members.
किसी खास कंपनी के द्वारा, उसके मेंबर्स के द्वारा जो स्पेशल नेटवर्क यूज होता है वो कहलाता है इंट्रानेट। जैसे एसबीआई का जो नेटवर्क होगा, जैसे अकाउंट्स मैनेज करना है किसी कस्टमर का, अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्क वो परफॉर्म करते हैं, तो एसबीआई का सिर्फ हम वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन उसके अकाउंट्स मैनेजमेंट का वर्क हम खुद नहीं कर सकते। तो ये सारे काम एसबीआई के जो भी मैनेजमेंट की टीम होगी या उसके स्टाफ होंगे, उसके एम्प्लॉय ही कर सकते हैं। तो एसबीआई का नेटवर्क क्या होगा? इंट्रानेट होगा। इसी ढंग से कोई कंपनी का जो पर्सनल नेटवर्क होगा वो सारे इंट्रानेट कहलाते हैं। चलिए, तो हमने इंटरनेट को जाना और इंट्रानेट को जाना। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, यानी ये हमारा नेटवर्क जो है वो कैसे आया। तो हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क में हम जानेंगे कि हिस्ट्री नेटवर्क जो था उसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। तो दुनिया के सबसे पहला जो नेटवर्क था उस नेटवर्क का नाम था अर्पा। इससे क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क इज़ नोन एज डैश। तो आपको फील करना है, आपको चूज करना है ऑप्शन अर्पा। अर्पा दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंपनी था जिसने सबसे पहला नेटवर्क बनाया, कंप्यूटर नेटवर्क। और इस कंप्यूटर नेटवर्क का यूज उसने कहाँ किया? कौन से सेक्टर में? उसने किया डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस में सबसे पहले इसका यूज हुआ था। और डिफेंस में सबसे पहले इसका यूज कब किया गया? 1969 में। यानी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जो नेटवर्क अर्पा ने बनाया उसे कब उसने बनाया, तो कौन सा ईयर था? इन द ईयर ऑफ 1969 इट वाज डेवलप्ड एंड द फर्स्ट नेटवर्क वाज डेवलप्ड बाई अर्पा इन 1969। अर्पा ने इस नेटवर्क को एक फाउंडेशन के नीचे रह करके बनाया था, फाउंडेशन के अंदर में, और उस फाउंडेशन का नाम क्या था? एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के अंदर ही अर्पा ने अपने नेटवर्क को डेवलप किया था। और फिर बाद में फंडिंग की वजह से या कोई और रीज़न रहा होगा, अर्पा ने अपने जो अथॉरिटी थी यानी नेटवर्क की वो सारी एनएसएफ फाउंडेशन को ही बेच दिया था। और ये 1980 में एक दूसरा नेटवर्क एनएसएफ नेट के नाम से जाना गया, एनएसएफ नेट। बट स्टार्टिंग में 1969 में अर्पा ने जो बनाया था नेटवर्क उसका नाम था अर्पा नेट। क्या नाम रखा था? अर्पा नेट। क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे पहली कंपनी जिसने नेटवर्क को बनाया, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अर्पा नेट। अब अर्पा नेट का हम फुल फॉर्म जानेंगे। अर्पा नेट में अर्पा का फुल फॉर्म जनरली होता है ARPA। जब लिखा हुआ देख रहे हो आप ARPA, अर्पा जो है वो दुनिया की सबसे पहला नेटवर्क बनाने वाली कंपनी है। अर्पा में A का मतलब होगा एडवांस, A का मतलब होता है एडवांस, R का मतलब होता है रिसर्च, एडवांस, और P का मतलब होगा प्रोजेक्ट, और A का मतलब होता है एजेंसी। ये फुल फॉर्म आता है दोस्तों, इसलिए इसको याद कर लेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो अर्पा ने ही सबसे पहला नेटवर्क बनाया था। अब चलिए कुछ टॉपिक को हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें। रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे नेटवर्क क्या है। तो मैंने नेटवर्क पिछली क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि नेटवर्क क्या होता है। तो एक कलेक्शन होता है जिसमें एक से अधिक यानी मिनिमम 2 और कई में बहुत सारे हो सकते हैं, उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है? नेटवर्क। इट मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेट देयर इंफॉर्मेशन इज नोन एज द नेटवर्क। नोड क्या होता है? तो नोड इन अ नेटवर्क, अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, अ सिंगल कंप्यूटर इज नोन एज द नोड। एक सिंगल कंप्यूटर जो होगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंप्यूटर जो होगा वो कहलाएगा नोड। सर्वर जानेंगे। तो अ कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। जब नेटवर्क में हम हैं तो वैसा कंप्यूटर जो क्या करता है, हमें डेटा शेयरिंग का, सॉफ्टवेयर शेयरिंग का, या कोई हार्डवेयर रिसोर्स है जैसे प्रिंटर हो, फैक्स मशीन हो, और भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, स्कैनर हो, तो इन सभी को जो शेयर करने का अथॉरिटी हमें देता है। इट मीन्स हमारे लिए जो रेस्पॉन्स का वर्क करता है, हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें सारी फैसिलिटीज़ देता है, तो वैसा कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। कभी कभी देखते हो कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता है,
कोई वेबसाइट ओपन नहीं होता है, जो हम वर्क करते हैं वो वर्क परफॉर्म नहीं होता ड्यू टू सम सर्वर प्रॉब्लम, यानी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। इट मीन द सर्वर क्या है, तो सर्वर एक मेन स्टेशन होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जहाँ हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जिस जगह से सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जहाँ से सारे सिग्नल्स आते हैं हमारे कंप्यूटर तक, तो वो मेन कंप्यूटर कहलाता है सर्वर। नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये मैंने कल भी बताया था कि एक वैसा यूनिट जो क्या करता है, कंप्यूटर के बीच में और इंटरनेट के बीच में मेडिएटर का वर्क करता है, यानी इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, तो वो क्या कहलाता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। एंड द सेकेंड लास्ट वन इज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होता है, एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू फिजिकल कनेक्शन होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में। तो जब फिजिकल कनेक्शन होगा और जिसमें हम अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तक, तो वो सब किसके वर्क से होगा, वो सारे सर्किट स्विचिंग की मदद से परफॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज पैकेट स्विचिंग, यानी जब कलेक्शन ऑफ डेटा, जो हमारे पास बंच ऑफ डेटा जब होगा उसको हम शेयर करेंगे, दिस इज कॉल्ड द पैकेट स्विचिंग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक और रह गए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, एक नेटवर्क का टाइप है जिसमें हम लोकली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे एक सोसाइटी में, मतलब उसको मान के चलो कि कुछ ही, मतलब 100 से 200 मीटर के रेंज में ही ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो रेंज होगा वो रेंज होगा 50 से 50 किलोमीटर तक का, यानी इसका जो डिस्टेंस होगा वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह हो सकता है 50 किलोमीटर के रेंज में। वाइड एरिया नेटवर्क मैंने बताया था कि एक वैसा नेटवर्क जो पूरे ग्लोबल, इट मीन्स पूरे वर्ल्ड पे बेसिस पे फैला हुआ होगा, वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट मैंने अभी बताया, इंटरनेट क्या है, तो वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर हैं सारे कनेक्टेड हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। इंटर स्पेस क्या होगा, इंटर स्पेस में क्या होगा, क्लाइंट सर्वर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमें मल्टीपल, इट मीन्स हमें यूज़र को मल्टीपल वर्क करने के लिए क्या करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, जैसे ऑडियो प्ले करवाना, वीडियोस वगैरह देखना, चैटिंग करना, ये सारे वर्क। तो ये सारे वर्क हम किसके हेल्प से परफॉर्म करेंगे, तो ये वर्क ही कहलाता है इंटर स्पेस, यानी इंटरनेट का यूज़ करके जो मोर देन वन वर्क को एक साथ परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इंटर स्पेस। चलिए अब जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन, इट मीन्स द ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, तो ट्रांसमिशन मीडिया means the medium by which we can transmit our work, we can receive our work। हम अपने काम को रिसीव कर ले, अपनी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करें, अपने वर्क को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, तो वो जिस चैनल की हेल्प से करेंगे, जिस मीडियम की हेल्प से करेंगे, वो मीडियम ही हमारा कहलाएगा ट्रांसमिशन मीडियम। वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। इट मीन्स ट्रांसमिशन मीडियम आर द मीडियम are the way by which we can communicate with one another. By the help of communication medium, by the help of transmission medium, we can transmit, we can receive our mail messages from one place to another place, from one person to another. Except the concept of communication and transmission media, हमें कभी सोचना ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारा डेटा रिसीव होगा या हमारा डेटा शेयर होगा किसी के साथ या ट्रांसमिट होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन का काम, रिसीविंग का काम हम एक मीडियम के थ्रू ही करते हैं, और वो सारे मीडियम ही ट्रांसमिशन मीडियम कहलाते हैं। बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया इज कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में आप देख रहे हो। फर्स्ट वन इज गाइडेड मीडियम एंड द सेकेंड वन इज अनगाइडेड मीडियम। कैसे समझोगे गाइडेड मीडियम, जो फिजिकली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे कंप्यूटर के साथ, जिसका फिजिकल कनेक्शन होता है, यानी जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से फिजिकल कनेक्टिविटी जिनकी होती है, तो वो सारे कहलाएंगे गाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम जहाँ पे वायरलेस कनेक्शन होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है, तो जो वायरलेस कनेक्शन होगा वो कहलाएंगे सारे के सारे मीडियम अनगाइडेड मीडियम। और गाइडेड मीडियम के कौन से कहलाएंगे, जहाँ पे फिजिकल कनेक्शन हो रहा है। फिजिकल का मतलब फिजिकली वो कनेक्ट हो रहा है। जैसे गाइडेड मीडियम के कौन कौन से पार्ट हैं, तो गाइडेड मीडियम में हम 3 तरह के मीडियम्स देखते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। कैसे जानोगे ट्विस्टेड पेयर केबल किसको कहते हैं, जैसे बिजली का वायर आप लोग देखे हो ना, उसमें 2 तरह के कलर्ड वायर होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लपेटे हुए रहते हैं इस फॉर्म में, ऐसे
ऐसे लपेटे हुए होता है, तो वो कहलाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। और ईथरनेट वायर भी ट्विस्टेड पेयर का ही एक पार्ट होता है। मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो बनते हैं, उसका व्यू कैसा होता है। यानी ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 वायर और 2 से अधिक वायर वो लपेटे हुए होते हैं। कोएक्सियल केबल जो आप देख रहे हो, डीटीएच वगैरह का जो केबल हमारा होता है, वो कोएक्सियल केबल उसी ढंग का होता है, यानी वही कोएक्सियल केबल होता है। तीसरा जो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप किसी ढंग का कोई वायर या कोई मेटल का यूज़ नहीं होता है, बल्कि ग्लास यूज होता है और ऊपर से वो प्रोटेक्टेड होता है। और ये जो ग्लास देख रहे हो ना, ग्लास के थ्रू लेज़र बीम पास होता है। इट मीन्स इसके थ्रू बीम का पास आउट होता है, बीम पास करते हैं, तो ये कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर। अनगाइडेड मीडियम में हम क्या क्या मीडियम देखेंगे, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेब, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। तो इन सब के साथ डिवाइसेस का वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, इनके साथ फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, इस वजह से इनको अनगाइडेड मीडियम कहा जाता है। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं इसको। ट्विस्टेड पेयर केबल, देखो ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 और या 2 से अधिक वायर एक दूसरे के साथ वो ट्विस्टेड होते हैं, यानी वो लपेटे हुए होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो है आपको दिख रहा है, ये दिस इज़ द फिगर, ये फिगर है हमारा ऑप्टिकल फाइबर का, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर में देखते हो बहुत सारे कलर्ड होते हैं वायर, लेकिन वो ट्विस्टेड के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम लोग फिजिकल कनेक्शन करते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में इस्टेब्लिश करना हो तो उस जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर मैंने कह दिया, ये ट्विस्टेड पेयर केबल का। तो ट्विस्टेड पेयर केबल यानी एक फिजिकल कनेक्शन होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स इसके अंदर होते हैं, तो ये सारे कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के आप देखने को मिलेगा यहाँ पे, बट ये सारे क्या होते हैं, ये सारे का कनेक्शन फिजिकली होता है। और ये इथरनेट वायर है, इसके थ्रू कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ये कहलाता है इथरनेट वायर, इथरनेट वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा है वो है कोएक्सियल केबल। देख रहे कोएक्सियल केबल यानी जो हम डीटीएच में यूज़ करते हैं सिग्नल को अपने कंप्यूटर्स, यानी जो हमारा रिसीवर होता है, एक वायर को क्या करते हैं, उसका एक पॉइंट जो है हम ऊपर, यानी जो एलएनजी होता है ऊपर लगा हुआ जो डिवाइस होता है, यानी जो एंटेना होता है, वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और दूसरा जो वायर का पॉइंट होता है वो हम अपने रिसीवर में कनेक्ट करते हैं। तो वही होता है हमारा कोएक्सियल केबल, कोएक्स जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें देख रहे हो इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना। जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है इस वायर के थ्रू, यानी जो ये जो हमारा रहता है ना, देख रहे हो आप, ये जो हमारा वायर है जो सबसे नीचे होता है, ये एक मेटल होता है, मेटल, ये मेटल है हमारा। और उसके ऊपर देख रहे हो, उसके ऊपर प्लास्टिक का होता है, देन उसके ऊपर एल्युमिनियम का एक लेयर होता है, और देन फाइनली एक इंसुलेटर होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। इट मीन्स प्रोटेक्टेड जो होता है ये इंसुलेटर कहलाता है, इंसुलेटर। और ये जो हम देख रहे हो ये हमारा एल्युमिनियम का वायर होता है, एल्युमिनियम के पतले पतले जाली जैसे नुमा बने हुए होते हैं। उसके बाद फिर फाइनली एक प्रोटेक्टेड होता है, ये भी प्लास्टिक का होता है। और सबसे नीचे जो आप देख रहे हो मेनली डेटा ट्रांसफ़र यहीं से होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये मेटल का होता है, ये कॉपर वायर होता है। किस चीज़ का वायर होता है, ये कॉपर का वायर होता है। और इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसमें सिग्नल अच्छे से क्लियरली जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और डेटा वीक बहुत ही कम होता है। इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आप इसमें से देख सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। या ऑप्टिकल फाइबर में देख रहे हो आप, ये ग्लास होता है ना, ये कोर देखो बना हुआ है कोर, और कोर के हेल्प से ही डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मेन स्ट्रक्चर होता है ऑप्टिकल फाइबर का। स्ट्रेंथ मेंबर, आउटर जैकेट, ये फाइनली इसमें भी इंसुलेटर है। जो आउटर जैकेट होता है उसके जस्ट नीचे का जो लेयर होता है वो स्ट्रेंथ मेंबर होता है, उसके जस्ट नीचे का लेयर क्लेडिंग होता है। तो इस ढंग से अलग अलग ढंग से लेयर्स होते हैं और सबका अपना अलग अलग वर्क होता है। ऑप्टिकल फाइबर में आप देख सकते हो कोर, क्लैडिंग और बफर कोटिंग, ये 3 तरह के
पार्ट्स होते हैं, 3 तरह के लेयर्स होते हैं और सबका अपना अलग अलग यूज़ होता है। बट हम यही जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो एक गाइडेड मीडियम है जिसका यूज कंप्यूटर में किया जाता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। और इन सब के लिए हम अलग से फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑप्टिकल फाइबर को डिटेल में समझाएंगे, कोएक्सियल केबल को डिटेल में समझाएंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल को। अभी हम शॉर्ट में बस देखते जा रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल क्या है और इसमें कौन कौन से डिवाइसेज आते हैं, कौन कौन से वायर्स आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट की एज पर द इंस्ट्रक्शन, एज पर द डेटा ट्रांसफ़र रेट किसका क्या स्पीड होता है, कौन सा पुअर होता है, किसका कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन जो स्ट्रेंथ होता है किसका वीक होता है, किसका पुअर और किसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। या डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है, सबसे पहले आप देख लो डेटा ट्रांसफ़र रेट है ना। इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल का 10 Mbps से 10 Gbps तक होता है। कोएक्सियल केबल का 100 Mbps से स्टार्टिंग होती है और ऑप्टिकल फाइबर का डेटा ट्रांसफ़र रेट 100 Gbps होता है, यानी गीगाबाइट पर सेकेंड। यहाँ कोएक्सियल केबल का 100 Mbps यानी 100 Mbps पर सेकेंड और इसका 10 Mbps होता है, यानी इसका काफ़ी कम। यानी डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का कम, देन सेकंड नंबर पे, और सबसे बढ़िया जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ जनरली 100 मीटर के रेंज में किया जाता है। कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है 185 से 200 मीटर के रेंज में और ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है 10 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में। इस रंग से आप देख सकते हो कि ये इसकी क्वालिटी है और जहाँ से हम देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया की तरफ। चलिए अब आगे जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायरलेस मीडिया। यानी वायरलेस मीडिया क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। इट मीन्स हमने दो तरह का पढ़ा, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड। गाइडेड में हमने फिजिकल कनेक्शन को देखा और अनगाइडेड में हम वायरलेस मीडियम को देखेंगे, वायरलेस कनेक्शंस को देखेंगे कि वायरलेस कनेक्शन में कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा वायरलेस कनेक्शन में है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होता है, तो रेडियो वेव एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू 3 हर्ट्ज़ या उससे अधिक के फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स होते हैं, इट मीन्स रेडियो वेव होते हैं, जिनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई फ्रीक्वेंसी उनकी होती है, उन सब का यूज़ किया जाता है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। और इसमें जनरली FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ होता है। जैसे रेडियो वगैरह जब हम सुनते हैं तो देखते हो हर रेडियो के अपने चैनल्स वगैरह होते हैं और कहते हैं कि FM का बैंडविड्थ इतना है, रेडियो मिर्ची 98.3 FM। तो ये जो FM वर्ड यूज हो रहा है इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी जिस जगह से फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ किया जा रहा है, सिग्नल को रिलीज़ किया जा रहा है, तो वो एक रेडियो स्टेशन होता है जहाँ से रेडियो वेव, इट मीन्स रेडियो सिग्नल्स को रिलीज़ किया जाता है। तो रेडियो वेव क्या है, तो रेडियो वेव एक वायरलेस कम्युनिकेशन का चैनल है, वायरलेस कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन है जिस देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सारे वेव्स हैं, इस ढंग से वेव ट्रांसमिट होते हैं और इसके लिए सैटेलाइट का भी यूज़ होता है। एडवांटेजेज हम देख लेते हैं कि रेडियो वेव के कौन से एडवांटेज हैं। रेडियो कम्युनिकेशन बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है और मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। रेडियो वेव सभी दिशाओं में फैल सकती है क्योंकि ये बीम है भाई, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठोस दीवारों में भी आसानी से पार कर सकती है क्योंकि ये सिग्नल है, तो सिग्नल ईजिली कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। ये कम्युनिकेशन को दुर्गम स्थानों पर भी आसान बनाती है जहाँ पे सिग्नल्स और जहाँ पे मतलब वैसे एरिया, रिमोट एरियाज जहाँ पे जाना पॉसिबल ना हो, जहाँ सड़कें बहुत दिक्कत से हैं और जहाँ पे ट्रैवल का जो मीडियम है वो बहुत पुअर है, वैसे जगहों पे भी रेडियो वेव को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटेना को फिजिकली इट मीन्स अलाइंड करके और क्या करते हैं, इसके साथ कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी रेडियो वेव जो है ये इजीली कनेक्ट हो जाता है उस डिवाइस के साथ जिस जगह से रिलीज़ किया जा रहा हो और जहाँ पे एक रिसीवर होता है। जैसे रेडियो क्या होता है, एक रिसीवर होता है और जिसमें डिवाइसेस लगे होते हैं जो रेडियो वेव को क्या करता है, रिसीव करता है और वहाँ के सारे सिग्नल्स को कैच करता है, फिर उसको मॉड्यूलेट करके और हमें म्यूजिक के फॉर्म में, हमें वॉइस के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में हमें सुनाई पड़ता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो इसमें डिसएडवांटेज है कि ये काफ़ी महंगा होता है और अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन होता है। कभी कभी देखते हो गाना बज रहा है, प्ले हो रहा है और कभी कभी
बीच बीप की आवाज़ होने लगती है, यानी सिग्नल हमारा कट जाता है और बीप का आवाज़ आना शुरू हो जाता है। इट मीन्स जो ट्रांसमीटर होता है लगा वो ट्रांसमीटर ब्रेक कर जाता है, जिस वजह से कम्युनिकेशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। और ये टोटली वेदर के कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। अगर वेदर का कंडीशन ख़राब हो तो हमें रेडियो वेव के जो सिग्नल है वो काफ़ी पुअर मिलेंगे और इस वजह से हमारे जो चैनल्स होते हैं और उसके वॉइस की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है और हमें सिग्नल अच्छे से नहीं मिल पाता, इस वजह से हम किसी चीज़ को सुन नहीं पाते। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। रेडियो तरंग प्रसारण के उपयोग के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति आवश्यक होता है। जब रेडियो वेव का अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हो, तो इसमें अथॉरिटी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेज हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या होता है? तो माइक्रोवेव भी एक तरह जैसे रेडियो वेव होता है वैसे ही ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या है, चैनल है। इट मीन्स मीडियम है जिसके थ्रू हम लोगों को मैसेज मिल जाता है। इसमें पैराबोलिक एंटीना का यूज़ किया जाता है। जो पैराबोलिक एंटीना कहाँ लगाते हैं भाई? तो अपने घर पे, टावर पे, छतों पे, इस वजह पहाड़ों में। तो ये पैराबोलिक एंटीना जो लगे होते हैं वो क्या किया जाते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और इनका ट्रांसमिशन जो स्पीड होता है वो 16 Gbps पर सेकंड तक हो सकता है। और ये वैसे सारे इलाकों में भी आसानी से लगाया जा सकते हैं जहाँ पे आम इंसान नहीं जा पाते हैं। जैसे कभी कभी देखे होंगे पहाड़ पर टावर लगे होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर टावर लगे रहते हैं। तो ये सारे टावर जो होते हैं वो माइक्रोवेव सिग्नल को रिसीव करने के लिए होते हैं। और इसका डिसएडवांटेज देखो, ये सारे जो सैटेलाइट के आप टावर देख रहे हो ना, तो ये देख रहे हो, तो ये सारे माइक्रोवेव सिग्नल्स को रिसीव करने वाले होते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है कि अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन लाइक रेडियो वेव। और इसमें भी सिग्नल्स क्या होता है, इसका सिग्नल जो है कभी कभी जो है ना वो डाइवर्ट करता है, इस वजह से कभी कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम भी आ जाती है। टावर और एंटेना स्थापित करना बहुत ही महंगा हो जाता है। और हम किन किन जगहों पे लगाएंगे, यानी काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, इस वजह से भी ये काफ़ी महंगा है। नेक्स्ट वन है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है? ये भी एक टेक्निक है, बट इसका जो रेंज होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, जैसे ब्लूटूथ का होता है। तो ब्लूटूथ में 10 से 15 मीटर तक का रेंज होता है, 20 मीटर मैक्सिमम। जस्ट लाइक दैट 5 से 10 मीटर का रेंज माइक्रोवेव का भी होता है। तो माइक्रोवेव भी क्या होता है? माइक्रोवेव भी जो है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है 300 हर्ट्ज़ से लेकर के 400 GHz हर्ट्ज़, इसमें गीगा हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ का यूज़ किस लिए होता है? तो हर्ट्ज़ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है जिसके हेल्प से डेटा ट्रांसफ़र रेट को जाना जाता है कि डेटा ट्रांसमिट का क्या रेट है। जिसका जितना ज़्यादा हर्ट्ज़ होगा उसकी ट्रांसमिशन क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इंफ्रारेड जो वेव्स होते हैं इसकी जो ट्रांसमिशन रेट इसका होता है वो 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 400 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। और ये इसका यूज़ जनरली किसकी चीज़ों में होता है? इसका यूज़ जनरली टीवी में होता है, कॉर्डलेस फ़ोन में होता है, खिलौनों में होता है। तो इन सभी चीज़ों में इंफ्रारेड वेव का यूज होता है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके? लाइट ऑफ साइट ट्रांसमिशन, यानी ये किसी भी तरह के मौसम में कैपेबल होता है। गवर्नमेंट लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कम दूरी के संचार का माध्यम है, यानी कम दूरी के लिए आप इजीली इंफ्रारेड टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। उसका डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, गवर्नमेंट लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है और वो हर मौसम में कैपेबल हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस को हम देखते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है? यह हर प्रकार का लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है, यानी एक समय में सिर्फ इट मीन्स 2 डिवाइस का ही यूज होगा। एक डिवाइस जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा डिवाइस जिसमें डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इट मीन्स इसमें केवल 2 ही डिवाइस एक बार में एक साथ यूज किए जा सकते हैं। और इसके अंदर का डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक कमरे में, यानी इनके बीच कोई भी 2 डिवाइस के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बीच में कोई रुकावट आती है तो सिग्नल नहीं जा पाएगा और डेटा ट्रांसफ़र हमारा बंद हो जाएगा। अधिक दूरी तक हम डेटा को रिसीव या ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, ये भी इसका एक क्या है, डिसएडवांटेज है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट लिंक्स, और सबसे हाई टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा सैटेलाइट से आज हर चीज़ें कनेक्ट होती है। आप ऑनलाइन मोबाइल्स वगैरह आप में गेमिंग वगैरह खेलते हो, उसके बाद जितने भी रिले स्टेशंस हैं जहाँ से वो सारे एट प्रेजेंट टाइम जैसे कोई मूवी रिलीज़ होती है और वो बाय द हेल्प ऑफ
सैटेलाइट ही आज रिलीज़ किए जा रहे हैं, आप ऑनलाइन कहीं से भी देख सकते हो। तो इन सब में जैसे मोबाइल के जो नेटवर्क्स होते हैं, तो इन सब के पीछे सैटेलाइट का वर्क होता है। जितने भी स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उन सब को रेगुलेट करना, उन सब के सिग्नल को डिटेक्ट करना, कंप्यूटर सिस्टम में ये सारी इंफॉर्मेशन को देना, वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड सारे चीज़ों को सैटेलाइट लिंक के माध्यम से ही परफॉर्म करवाए जाते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये माउंटेन, टॉल बिल्डिंग्स, टावर हर जगह पे इजीली वर्क करता है। और इसका यूज DTH, VSAT, GPS, सैटेलाइट, फ़ोन, इन सभी चीज़ों में इसका यूज किया जा रहा है। और आज जितने भी नए जो डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं, जो जियो स्टेशनरी या पोलर सैटेलाइट वगैरह जो यूज किए जा रहे हैं, उन सब में सैटेलाइट लिंक का यूज़ किया जा रहा है। और इसका जो कैपेसिटी होता है यह माइक्रोवेव से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेज हैं, इसका डिसएडवांटेजेस भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस हम देख रहे हैं, ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से धीमे होते हैं, यानी माइक्रोवेव से इसकी कैपेसिटी जो होती है डेटा ट्रांसफ़र की वो धीरे होती है। लीगल परमिशन की इसमें आवश्यकता होती है, आपको लीगल परमिशन लेनी होगी। इंस्टॉलेशन इसका जो होता है सैटेलाइट का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मुश्किल होता है। सिग्नल्स जो स्टेशन पर भेजे जाते हैं उन्हें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के द्वारा छेड़ा जा सकता है, यानी कह रहा है कि सैटेलाइट वगैरह देख तो हैक भी हो जाता है, यानी किसी दूसरे सिग्नल्स का यूज करके, दूसरे डिवाइसेज का यूज़ करके इसके सिग्नल्स को ब्रेक भी किया जा सकता है और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट भी किया जा सकता है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसे हम दूसरे फॉर्म में CS आर्किटेक्चर भी कहते हैं। CS आर्किटेक्चर यानी सर्वर और क्लाइंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है CS स्ट्रक्चर। हमने बताया था कि एक सर्वर होता है, सर्वर यानी कि मेन कंप्यूटर सिस्टम, इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जो जुड़े हुए रहेंगे, इसके क्लाइंट कहलाएंगे। तो ये जो हमारा सर्वर है, इसे भी इंटरनेट का फैसिलिटी कहीं दूसरी जगह से आ रही है, तो जो इसका जो मेन कंप्यूटर होगा, जैसे मान लो 200 सर्वर यहाँ बनाए गए हैं, इन दोनों में क्या आ रहा है, इंटरनेट की फैसिलिटी आ रही, तो इसके लिए भी कोई दूसरा सर्वर होगा, सर्वर 1। तो यहाँ भी एक सर्वर है, देख लो, जो इन 2 कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहा है, और ये भी एक सर्वर बन गया जो आपके 3 कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है। तो आपके कंप्यूटर्स के लिए सर्वर ये हो जाएगा, बट इसके लिए सर्वर ऊपर वाला हो जाएगा, तो जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, बहुत सारे सर्वर होंगे, तो ये कंसेप्ट ही कहलाएगा क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर में मोर देन 1 सर्वर हो सकते हैं, मोर देन 1 क्लाइंट भी हो सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ही कहलाता है क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे हम, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, यानी कंप्यूटिंग का वैसा टेक्नोलॉजी जिसमें हम किसी सॉफ्टवेयर को बिना कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए उसका ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, यानी उसका एग्जिस्टेंस इंटरनेट पे कहीं ना कहीं है, बिना उसको डाउनलोड किए हुए, बिना कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए, अगर वैसे सारे एप्लीकेशंस का अगर हम यूज़ कर रहे हों तो वो मेथड ही कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ऑनलाइन खतरा वगैरह रहता है, ये सभी चीज़ें, बट ये बहुत बेनिफिशियल है। इसमें कॉस्ट कम आता है, काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है, इसमें जैसे एक क्या कहते हैं विश्वास होता है, रिलायबिलिटी होती है और स्केलेबिलिटी भी होती है, जब टाइम टू टाइम जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली होता है, और इसमें कुछ कमियां वही है कि इसमें प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बना रहता है हमेशा, तो वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर में बिना डेटा को स्टोर किए हुए, कंप्यूटर में बिना इंस्टॉल किए हुए हम उन सभी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, तो वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में IoT। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जनरली, इसमें पूछता है कि IoT क्या होते हैं। तो वैसे सारे डिवाइसेज जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, कंप्यूटर से जुड़े रहेंगे, वो सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाएंगे। जैसे मान लो हमारा मोबाइल फ़ोन, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग है, मेल मैसेजेस, हमारा रेडियो या म्यूज़िक, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग जिसका यूज हम कर रहे हैं, और वो सारा कनेक्टेड है कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम के साथ,
कंप्यूटर के किसी भी डिवाइस के साथ, तो वो सारे के सारे डिवाइसेस IoT कहलाएंगे, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग कहलाएंगे। आसान भाषा में कहें तो वो सारी वस्तुएं जिसका योग इंटरनेट में हम करते हैं वो सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइसेस, यानी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का, कौन कौन से डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला डिवाइस, हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर के अलावा क्या क्या होना चाहिए? नेटवर्क डिवाइसेज में पहला कंप्यूटर। उसके बाद क्या होना चाहिए भाई? तो उसके बाद हमारे पास स्विच होना चाहिए। जैसे देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, हब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, रिपीटर, गेटवे, राउटर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जहाँ से हमें इंटरनेट फैसिलिटी मिलेगी, यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी होगा। और ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट किस जगह से मिलेगा? ISP के थ्रू हमें मिलेगी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारे डिवाइसेज हैं जिसके हेल्प से हमें इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, फिर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का सिग्नल आने लगेगा और फिर हम इंटरनेट के सारे फैसिलिटीज़ को ले पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के टॉपिक हम अपने अगली वीडियो में शेयर करेंगे आप सबों से। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर इसे लाइक करेंगे पसंद आया तो, और आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।